आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीज़न 2 का भाग 29। ऋषिका कुछ देर खड़ी वैसे ही फ़ोन को देखते रही और राघवेंद्र के ख्यालों में खोई रही। उसके बाद उसने एकेडमी की कुछ सफाई की और कुछ ज़रूरी चीज़ें नोटिस की जो एकेडमी में नहीं था। ये सारे काम निपटाते हुए शाम हो गई थी। एक बार उसने फिर से पूरी एकेडमी को देखा और फिर एकेडमी में ताला लगाकर कार में आकर बैठ गई और घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वह सिंह मेंशन आ गए थे। सिंह मेंशन आकर वह सबसे पहले अपने कमरे में गई और फिर मुंह हाथ धोकर किचन में आ गई। किचन में निर्मला जी और मीरा पहले से ही थे और रात के डिनर की तैयारी कर रहे थे। ऋषिका निर्मला जी के पास आई और पूछने लगी, आप क्या बना रही हैं चाची? पनीर की सब्जी, पूड़ी, दही का रायता और पुलाव। ये सब सुनकर ऋषिका ने उनसे कहा, चाची आज कुछ खास है क्या? नहीं बेटा, बस मीरा का मन कर रहा था तो मैंने सोचा यही डिनर में बना लेती हूँ। ये सुनकर ऋषिका भी उनकी मदद करने लगी। कुछ देर में डिनर रेडी हो गया। ऋषिका थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सभी के साथ उसने डिनर किया। दादी जी डिनर करने के बाद अपनी चेयर से खड़ी होते हुए कहती हैं, वैसे तो आप सभी को ध्यान होगा ही कि कल क्या है। इस पर निर्मला जी ने कहा, हाँ माँ, कल से नवरात्र चालू हो रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि सभी को पता है हमारे घर में अखंड ज्योत के साथ उपवास भी किया जाता है, तो इस बार ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अब ये सब मुझसे नहीं होता और निर्मला की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे में वो भी ये उपवास नहीं कर पाएगी। वैसे मैं चाहती थी कि इस साल मेरे घर की नई बहुओं में से कोई एक इस उपवास को करे, पर मीरा प्रेग्नेंट है। और ऋषिका, ये कहते कहते दादी जी ने ऋषिका को देखा तो ऋषिका उनकी नज़रें खुद पर महसूस करके अपनी जगह से खड़े होकर कहती है, दादी जी मैं ये उपवास करूँगी। मैं अपने घर में भी नवरात्र के सारे व्रत रहती थी। क्या सच में तुम ये उपवास कर पाओगी? और वैसे भी तुम तो कल से अपनी एकेडमी ज्वाइन कर रही हो, ऐसे में ये जिम्मेदारी उठा पाओगी? दादी जी की इस बात पर ऋषिका कुछ कहती उससे पहले ही दादी जी ने कहा, वैसे अगर तुम ये उपवास करना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगी, पर ध्यान रहे अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। ऋषिका भी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। ऋषिका अपने कमरे में आई तो उसका मन बेचैन हो उठा। ये कमरा राघवेंद्र के बिन उसे काटने को दौड़ता था। कमरे का हर कोना उसे राघवेंद्र की याद दिलाता था। उसका मन जब हद से ज़्यादा बेचैन होने लगा तो कमरे से निकलकर टेरेस की तरफ चली गई। वहीं नितिन जो अपने कमरे में जा रहा था, उसने जब ऋषिका को अकेले टेरेस की तरफ जाते देखा तो वो भी उसकी तरफ बढ़ गया। टेरेस पर काफ़ी अच्छा गार्डन एरिया बना हुआ था। ऋषिका वहीं पर एक बेंच पर बैठ गई। मसूरी का मौसम हमेशा की तरह ठंडा था। ऋषिका अपने हाथ बांधे मसूरी की ठंडी हवाओं का मज़ा ले रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ऋषिका चौंक कर अपनी जगह से खड़ी हो गई और झट से पीछे पलट कर देखा। पीछे नितिन खड़ा था। नितिन भैया आप? मैं तो डर गई थी। नितिन ने ऋषिका के मुंह से भैया सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, भाभी जी आप इतनी ठंडी में यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसी ठंडी में आप बीमार हो जाएंगी यहाँ। और नितिन भैया कमरे में थोड़ी घुटन लग रही थी, इसीलिए खुली हवा में आ गई। ऋषिका ने कहा, भाभी आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि आप मुझे भैया कहें। आप विराज भाई को तो विराज ही कहती हैं, तो मुझे भी आप नितिन कह सकती हैं। नितिन ने ऋषिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। तो ये सुनकर ऋषिका नितिन के चेहरे की तरफ देखकर कहती है, ठीक है नितिन, अब से मैं आपको नितिन ही कहूँगी। ये हुई ना बात। वैसे आपको इतने रात को यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप इस ठंड में राघवेंद्र भाई को मिस कर रही हैं। ये कहते हुए उसने ऋषिका के चेहरे की तरफ देखा और फिर बेंच पे बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, भाभी बैठ जाइए, बैठकर बात करते हैं। वैसे भी मैं जब से आया हूँ आपसे तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई।
ये सुनकर ऋषिका नितिन से थोड़ा दूर होकर बेंच पर चुपचाप बैठ गई। तो ये देखकर नितिन ने मन ही मन कहा, लगता है भाभी का अकेले मन नहीं लग रहा है, पर कोई ना, मैं हूं ना भाभी का मन बहलाने के लिए। ये सोचते हुए उसने ऋषिका के चेहरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, वैसे मानना पड़ेगा भाभी, राघव भाई की किस्मत बहुत अच्छी है। सारी खूबसूरत चीजें उन्हें ही मिलती हैं, पर फिर भी उन्हें कोई कदर नहीं। आपको ऐसे अकेले छोड़कर चले गए, सही नहीं है भाभी। भाई की जगह मैं होता तो आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाता। ऋषिका ने नितिन की ये बातें सुनी तो कुछ अच्छा नहीं लगा, पर उसने नितिन से कुछ कहा नहीं, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी हुई और कहा, अब हमें अपने अपने कमरे में चलना चाहिए, रात काफ़ी हो गई है। ये बोलकर ऋषिका जाने लगी तो नितिन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। नितिन के ऐसा करने पर ऋषिका ने उसे घूर कर देखा तो नितिन ने ऋषिका का हाथ छोड़ दिया और हड़बड़ाकर कहा, सॉरी भाभी, मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आप नाराज़ हो गई क्या? मेरा मकसद आपका दिल दुखाना ज़रा भी नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। नहीं नितिन, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं कमरे में जा रही हूँ, ऋषिका ने कहा और वहाँ से चली गई। नितिन जाते हुए ऋषिका को बहुत ही गौर से देख रहा था। ऋषिका के जाने के बाद उसने खुद से ही कहा, क्या चाल है, आपके साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। ये बोलकर वो खुद में ही मुस्कुराने लगा। अगला दिन, जैसा कि दादी जी ने कहा था, ऋषिका ने बाकी घर वालों के साथ मिलकर नवरात्रि के आज की पहले दिन की पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। दादी जी भी बाकी घर वालों के साथ घर के मंदिर में आ गई थी। सभी ने आरती की और अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया गया। ऋषिका ने सभी को आरती दी और फिर सभी नाश्ता करके रोज़ की तरह अपने अपने काम पर निकल गए। ऋषिका ने आज अपना पहला उपवास किया था। वैसे तो मीरा भी ये उपवास करना चाहती थी, पर ऐसे में डॉक्टर ने उसे उपवास करने से मना किया था। नाश्ता करने के बाद दादी जी भी अपने कमरे में चली गई थी। निर्मला जी ऋषिका के पास आकर उससे कहती हैं, ऋषिका बेटा, क्या आप आज अपनी एकेडमी जाएंगी? चाची जी जाना तो चाहती थी, पर अब अखंड ज्योत जलाए रखे रहने की जिम्मेदारी मेरी है, तो ऐसे में कहीं जाना ठीक नहीं। ऋषिका ने शांति से निर्मला जी से कहा, ऋषिका बेटा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं, मैं अखंड ज्योत का ध्यान रखूंगी। मैं जानती हूँ आपके लिए वो एकेडमी कितनी ज़रूरी है। निर्मला जी ने ऋषिका के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, पर चाची जी, दादी जी, तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगी। निर्मला जी की बात सुनकर ऋषिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह निर्मला जी के गले मिली और उन्हें थैंक यू बोलकर एकेडमी जाने के लिए तैयार होने लगी। दूसरी तरफ एकेडमी का गेट खुल चुका था। ऋषिका ने कल अपनी फ्रेंड जो उसके साथ पहले एकेडमी में काम करती थी, उसका नाम सरस्वती था। ऋषिका उसे प्यार से शुरू कहती थी। ऋषिका ने कल उसे भी बुला लिया था। दोनों ने मिलकर ही एकेडमी के सारे सामान को सेट किया था। ऋषिका ने उसे एकेडमी के गेट की एक चाबी दे दी थी ताकि वो जल्दी आकर एकेडमी में आने वाले सामान को सेट करवा सके। वैसे तो ये सब ऋषिका खुद ही देखना चाहती थी, पर दादी जी ने उसे अब जो जिम्मेदारी दी थी उसमें उसका सब कुछ देख पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उसने एकेडमी में सामान सेट करने की जिम्मेदारी सरस्वती को दे दी थी। सरस्वती अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी, एकदम मस्त मौला लड़की। अभी वह कुछ देर पहले ही एकेडमी का गेट खोलकर अंदर आई थी। उसके कुछ ही देर बाद एक टेम्पो के रुकने की आवाज़ आई। उसके पीछे एक कार आकर रुकी। उसमें से विवेक निकला। उसने टेम्पो के अंदर बैठे आदमी की तरफ देखा और कहा, आपको सारा सामान अंदर रखवाना है। ये बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ने लगा। एकेडमी के अंदर सरस्वती ने जब किसी टेम्पो के रुकने की आवाज़ सुनी तो वो बाहर की तरफ आने लगी। तभी वो सामने से आ रहे विवेक से टकरा जाती है और दोनों ही एक साथ ज़मीन पर गिर जाते हैं। सरस्वती गुस्से से सामने गिरे विवेक को देखकर कहती है, दिखाई नहीं देता? ये कहकर उसने विवेक के पास पड़ा काला चश्मा देखा तो खड़े होकर कहा, दिखाई भी कैसे देगा जब एकेडमी के अंदर भी काला चश्मा पहन के घूमोगे।
आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।